नमस्कार मित्रों, सीडीपी फैमिली रजनीश में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। सर आज जो लेके चलेंगे वो हम सीटेट लेके चल रहे हैं और सीटेट में जो लेके चल रहे हैं वो सर सीडीपी की थ्योरी लेके चल रहे हैं। क्या लेके चलेंगे? सीडीपी की थ्योरी लेके चलेंगे। जिन थ्योरियों से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं उन प्रश्नों को हम लेके चलेंगे। प्रश्न उठता है पहला, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक, पहला इसको मान लेते हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। पहला प्रश्न तो यही बनता है सर, सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना है, सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया? लेविन्स्की ने दिया। किसने दिया? लेविन्स्की। लेविन्स्की महोदय कहाँ के थे? तो ये रूस के थे सर। इन्होंने एक बुक भी लिखी, थॉट एंड लैंग्वेज, भाषा, देख लो, भाषा का विकास, है ना। इन्होंने एक बुक भी लिखी और लेविन्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण बताए थे। पहला चरण था सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, दूसरा संस्कृत का सिद्धांत, तीसरा भाषा का सिद्धांत। अब आपको एक बात सर ध्यान रखनी है, ध्यान रखो। देखो, आपको हम इस प्रकार पढ़ा रहे हैं जहाँ से प्रश्न बनता है वहीं से, तो आपको ध्यान रखना जब भी आप वाइगोस्की को पढ़ते हैं ना, वाइगोस्की में जो सिद्धांत दिया वो सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया है। इन्होंने संस्कृत पे बल दिया और भाषा पर बल दिया। किस पे बल दिया है? संस्कृति पर, भाषा पर, है ना, और सामाजिक अंतःक्रिया, इन 3 बातों पर किसने? इन्होंने बल दिया है। यही प्रश्न आपसे सीटेट में पूछ लेता है। क्या प्रश्न पूछ लेता है सर? इन्होंने भाषा विकास और आपका सामाजिक अंतःक्रिया, जिसको हम युगल क्रिया भी कह सकते हैं, उस पर इन्होंने क्या दिया है? बल दिया है। क्या दिया है? बल दिया है। तो एक प्रश्न डायरेक्ट आपका यहीं से बन जाता है सीटेट में। कहाँ से बनेगा? कि इन्होंने बल किस पे दिया? सामाजिक अंतःक्रिया पे बल दिया, संस्कृति पर बल दिया और भाषा पे बल दिया। दूसरा इन्होंने जो बताया, दूसरा जो टॉपिक रहेगा इन्हीं का, वाइगोस्की का जो टॉपिक रहेगा, बालक के विकास को मुख्य रूप से 2 भागों में, है ना। इन्होंने माना है जो बालक का विकास है वो 2 भागों में होता है, जिसको जेडपीडी के माध्यम से समझाया। हमने आपको ऑलरेडी पहले भी जेडपीडी के बारे में बताया था, चलो फिर पुनः बता देते हैं जेडपीडी क्या होता है ना। तो इन्होंने सर पहली बात की है संभाव्य विकास की और दूसरी बात की है इन्होंने वास्तविक विकास की। संभाव्य विकास क्या होता है? जब बालक किसी निपुण या योग्य व्यक्ति के निर्देशन में कार्य करता है, जैसे मान लो टीचर के निर्देशन में। किसके? जब बालक टीचर के निर्देशन में कार्य करेगा तो संभाव्य विकास होगा। जब बालक स्वयं से कार्य करेगा या स्वयं से कार्य करेगा तो वो उसका वास्तविक विकास होगा। इसको जेडपीडी का नाम भी दिया गया। अब देखो जेडपीडी का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लो, थोड़ा ऐसे समझ लो, ये है आपका जेडपीडी, है ना। इसको अपने तरीके से हमने मान लिया। देख लो, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये है आपका, ये डेवलपमेंट हो गया। इसको मान लिया जॉन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, है ना, कि बालक का पर्सनल क्या हो गया? स्वयं का। और प्रॉक्सिमल क्या हो गया? आपका संभाव्य विकास। अर्थात बालक जब सीखता है तो स्वयं से सीखता है, स्वयं के साथ साथ दूसरे व्यक्ति या निपुण व्यक्ति के मध्य अंतःक्रिया करता है। उसी को क्या कहलाएगा? उसी को हम कहेंगे जेडपीडी। अब देख लो, अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, जेडपीडी को समस्त विकास का क्षेत्र, देखो समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यहाँ भी सीटेट से प्रश्न आपका बनता है। हम ऐसे नहीं आपको पढ़ाना चाह रहे कि नहीं, आपको लिख इसलिए दिया, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कहाँ से प्रश्न बनता है। अब देखो, जहाँ बालक स्वयं कार्य नहीं कर सकता है उसे किसी निपुण व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इसे हम निकट विकास या समीपस्थ विकास
का सिद्धांत कहते हैं, या निकट विकास या समीपस्थ विकास, इसी को कहेंगे। किसको कहेंगे? जेडपीटी को। दूसरी बात, पहली बात, दूसरा पॉइंट, इसी को कहेंगे स्कैप फोल्डिंग, जेडपीटी को। जैसे पाड़ या पॉइंट या माचन, अर्थात जेडपीटी के निर्माण में एम को ओ द्वारा सहायता भी की जाती। एम के ओ क्या है? मोर नॉलेज अदर्स। क्या कहेंगे? मोर नॉलेज अदर्स, है ना। इसी को क्या कहेंगे? स्कैप फोल्डिंग कहेंगे, या इसको अल्पकालिक सहायता भी कहेंगे। सीटेट में यही प्रश्न बना था आपका, कहेगा स्कैप फोल्डिंग क्या है, पाड़ निर्माण क्या है, या पॉइंट निर्माण क्या है, या आपका माचन क्या है, या जेडपीडी का निर्माण क्या है, या एमकेओ क्या है, या स्कैप फोल्डिंग क्या है, या अल्पकालीन सहायता क्या है ना। इस यहीं से एक प्रश्न आपका बड़े आसान से रख लेगा, है ना। तो हमने इतनी बात जान ली भाषा विकास में। दूसरी बात, जब भी वाइगोत्स्की का एक पॉइंट यहाँ से बनेगा सीटेट में, कहाँ से बनेगा? एक पॉइंट सीटेट में यहाँ से बनाएगा वाइगोत्स्की। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन को महत्वपूर्ण माना है, अर्थात हम कह सकते हैं भाषा और चिंतन पर इन्होंने बल दिया है। क्या किया है? भाषा और चिंतन पर बल दिया है। ये सीटेट में कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है, आपको ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें। किस पे बल दिया? संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन पर बल दिया, अर्थात भाषा और चिंतन को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। और जो भाषा की बात की है तो भाषा में इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। ये भी पॉइंट आपसे रिपीट किया है। कितने प्रकार बताए? भाषा में इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, देख लो। इन्होंने सामाजिक भाषा की बात करी है और आत्मभाषा या आत्मार्थता की बात करी है। इसके साथ ही साथ देख लो, जरा छोटा कर दें, छोटा। इसके साथ साथ उन्होंने स्वकेंद्रित भाषा की बात की है, पहला, दूसरा, तीसरा। यही सीटेट में प्रश्न बनता है। सामाजिक भाषा की बात किसने की? वाइगोत्स्की ने। आत्मभाषा या आत्मार्थता की बात किसने की? वाइगोत्स्की ने। स्वकेंद्रित या इनर स्पीच की बात किसने की? वाइगोत्स्की ने, है ना। अब इनके जो सिद्धांत को, इसी कारण इनके सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इन्होंने माना ही है कि समाज के द्वारा ही बालक चीज़ों को सीख सकता है ना। ये बात हो गई इनकी। चलिए अब देख लीजिए आप, इनकी कुछ शब्दावलियाँ भी थीं। अब देखिए आप, ये आपका हो गया सामाजिक विकास, केंद्रित विकास। कौन कौन से विकास थे, है ना? सामाजिक भाषा, आत्मभाषा या केंद्रित भाषा, 1 और 2, 3 प्रकार की इन्होंने भाषा बताई। तो यहाँ भाषा से आपका क्या मिल जाएगा? 1 नंबर सीटेट में बड़े आसानी से मिल जाएगा आपको, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात देखनी है, भाषा विकास में इन्होंने कुछ बातें कही। इन्होंने पहली सहज अवस्था की बात की है, जिसमें देख लीजिए पहली क्या की? सहज अवस्था। और सहज अवस्था में इन्होंने पहली बात की है अधिगम हेतु चिंतन का प्रयोग। दूसरी कहा है बालक धीरे धीरे सीखता है। तीसरी, बालक चिंतन नहीं करता है ना। उसके बाद इन्होंने अहम केंद्रित की बात की। देख लो क्या क्या बात की। अहम केंद्रित अवस्था की बात की, ये दूसरी अवस्था थी। इन्होंने कहा बालक अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है, अपनी बातों को दोहराता है, एक आंतरिक भाषण, इनर स्पीच की बात कही। इन्होंने कहा सीखने में भाषा जरूरी है, अर्थात भाषा विकास पर बल दिया। और इन्होंने ये भी कहा बालक को संप्रत्यय भी समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? संप्रत्यय भी समझना चाहिए। अब देख लो, एक ही वस्तुओं को इकट्ठा करना, उनको एक साथ करना, है ना। अब देख लीजिए कुछ बातें और दी हैं इनकी। अब देख लीजिए आप, इन्होंने संप्रत्यात्मक चिंतन की बात की या संप्रत्यात्मक संप्रत्यय की बात की, है ना। इन्होंने आत्मभाषा की बात की,
है ना। और इन्होंने ये भी माना आत्मभाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण औजार का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? महत्वपूर्ण औजार का। क्या? संज्ञानात्मक। इन्होंने ज्ञान निर्माण में, बालक के ज्ञान निर्माण में सामाजिक और संस्कृत की बात की है कि बालक का जब निर्माण होता है तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ आत्मभाषा की आयु जो कही है तो इन्होंने ये मुख्यतः 3 वर्ष से 7 वर्ष तक माना। क्या माना है? 3 वर्ष से 7 वर्ष का। जबकि सामाजिक भाषा में इन्होंने लगभग 2 वर्ष की आयु में माना है सामाजिक भाषा विकसित हो जाती है। कब हो जाती है? 2 वर्ष की आयु में। निजी संभाषण की जो बात की है इन्होंने, इसमें ये कहा था यह बालक चिंतन में क्या करता है? सहायक होता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण कारक, वाइगोत्स्की ने भाषा को विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक माना है। क्या माना? कारक माना। साथ ही साथ जैविक पहलुओं की उपेक्षा की है ना, उपेक्षा की है तथा विकास में जैविक पहलुओं को उपेक्षा की है ना, अपेक्षा नहीं की है। अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात जैविक पहलुओं, है ना, अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात सामाजिक पहलुओं की अपेक्षा की है। सामाजिक पहलुओं की अपेक्षा की है। क्या की है? अपेक्षा की है। में भी यहीं से एक प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा। पुनः एक बार देख लेते हैं सामने का एक ससरी निगाह में देखेंगे इसको, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में, यहाँ से बहुत प्रश्न बनाता है ना। देखो वाइगोत्स्की में देख लीजिए पहला पॉइंट, पुनः देख लेते हैं, पुनः इसको देख लेते हैं। ले वाइगोत्स्की, है ना, देख लीजिए वाइगोत्स्की, है ना। चलिए हटाइए इसको, वाइगोत्स्की क्लियर हो गया है ना। अब देखते हैं वाइगोत्स्की के बाद नेक्स्ट सिद्धांत कौन सा होगा। ये तीनों अवस्थाएं हो गई। मे भी यहाँ आपको 100% प्रश्न मिल जाएगा। देखो एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है मास्लो से। कहाँ से बनता है? सीटेट में, जूनियर लेवल में यहाँ पे एक प्रश्न बना है। जूनियर लेवल में कहाँ से बना है? मास्लो से एक प्रश्न बना है ना। देखो एक किस में बना है? सीटेट में एक प्रश्न बना है, देख लो जरा। अगर हम सर बात करें मास्लो की, तो मास्लो का पूरा नाम था अब्राहम मास्लो, है ना। क्या नाम था इनका? अब्राहम मास्लो। इन्होंने अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व के बारे में बात कही थी और इन्होंने कहा व्यक्ति की व्याख्या मांग का सिद्धांत की, व्यक्ति के अनुसार मांग की बात की। सिद्धांत में क्या थी? जब किसी व्यक्ति विशेष को किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता होती है तो वह क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो वो हमारी क्या कहलाएगी? मांग कहलाएगी। अब देखो मांग के प्रकार बताए। जो मास्लो महोदय थे इन्होंने आवश्यकताओं को 5 स्तरों में विभाजित किया था। किसमें? 5 स्तरों में। बस यहीं से सीटेट एक प्रश्न बनाता है। क्या बनाता है सीटेट सर? यहाँ से। मैं ये तो नहीं कहूँगा सर कि कैसे क्या, लेकिन अपने अनुभव से ये ज़रूर कहूँगा जितना पढ़ा दूँगा उससे बाहर नहीं रहेगा, है ना। अब देख लीजिए डायरेक्ट इन्होंने जो बात की आवश्यकता में, सबसे पहली इन्होंने कही है आत्मसिद्ध की मांग की बात की है, सेल्फ है। तो इन्होंने कहा जो आत्मसिद्ध की मांग होती है इसको उच्च स्तरीय मांग में रखा है। किस में रखा? उच्च स्तरीय मांग में। दूसरी इन्होंने मांग बताई है, वो बताई है आत्मसम्मान की मांग, है ना। और आत्मसम्मान की मांग और आप देख लीजिए सामाजिक मांग, है ना। तो इन दोनों को मध्य स्तरीय मांग में रखा है। जबकि सुरक्षा की मांग और दैहिक मांग, इन दोनों को, है ना, और इन दोनों को इन्होंने निम्न स्तरीय मांग में रखा है। किस में रखा है? निम्न स्तरीय मांग में रखा है। तो प्रश्न यही पूछेगा कौन सी उच्च स्तरीय मांग है
कौन सी निम्न स्तरीय मांग है तथा उन्होंने मांग में कितनी बताई है। तो आपको पता है 5 तरह की मांग बताई है। सबसे न्यून दैहिक मांग होगी। पहली आत्मसिद्ध की मांग, दूसरी आत्मसम्मान की मांग, तीसरी सामाजिक मांग, चौथी सुरक्षा और 5 आपकी दैहिक मांग। इस प्रकार मानवतावादी सिद्धांत मास्लो ने 5 प्रकार की मांगों का जिक्र किया है। यहाँ से भी एक प्रश्न बना है सिद्धांत की विशेषता। ये अधिगम में मानव का केंद्र होता है, मतलब मानव को केंद्र माना जाता है। इस सिद्धांत में श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ विद्यार्थी, आत्म अभिप्रेरणा और आत्मसिद्ध की बात की गई है। ये भी सी-टेट में रिपीट हुआ है। क्या हुआ? सी-टेट में रिपीट हुआ। श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ विद्यार्थी, आत्म अभिप्रेरणा और आत्म संप्रत्यय की बात की है। साथ ही साथ ये भी आया है, इसमें आवश्यकताएं पदानुक्रम के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो आवश्यकताएं कैसी आती हैं? पदानुक्रम के अंतर्गत आती हैं। ये भी सी-टेट में आया। यह सिद्धांत स्व कार्य प्रणाली पर, स्वयं की कार्य प्रणाली पर क्या देता है? बल देता है। कौन सा सिद्धांत? मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत। कौन सा? मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत। तो इस प्रकार देखो, इस सिद्धांत में हमें 5 बातें ही ध्यान रखना है ना। ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके। कितनी मांग बताएं? 5 प्रकार की मांग बताते हैं ये। पहली मांग आत्मसिद्ध की मांग, दूसरी आत्मसम्मान, तीसरी सामाजिक, चौथी सुरक्षा, 5 की दैहिक मांग, है ना। और विशेषताओं से भी एक प्रश्न यहाँ से बना है श्रेष्ठ मानव के लिए। और आवश्यकताएं पदानुक्रमिक होती हैं और ये सिद्धांत कार्य प्रणाली पर बल देता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप मोस्ट मान के चलिए यहाँ पर, है ना। चलते हैं। अब जो नई थ्योरी है वो हम लेंगे अल्बर्ट बंडूरा। किसको लेंगे? अल्बर्ट बंडूरा। ये तीसरे नंबर पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। किस नंबर पर पढ़ा रहे हैं? तीसरी थ्योरी। और तीसरी थ्योरी हम क्या पढ़ा रहे हैं? अल्बर्ट बंडूरा। किसको पढ़ा रहे हैं? अल्बर्ट बंडूरा। अगर बंडूरा की बात की जाए तो इन्होंने भी सामाजिक अधगम का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक अधगम का। हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं वीडियो में कि इन्होंने सामाजिक अधगम का सिद्धांत दिया और इसमें यह भी बताया कि एक व्यक्ति कैसे सीखता है। एक चाय वाला हमने उदाहरण भी दिया। चलो फिर भी बताते हैं, थोड़ा हम रिवाइज करवा रहे हैं इसमें, है ना। इस वीडियो को हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं अच्छे से। इसमें क्या करा रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों को उठा रहे हैं जहाँ से प्रश्न बना है। और इस जो प्रश्न बने हैं यही इन्हीं थ्योरियों से फिर पुनः प्रश्न बनेंगे। तो इनका नाम पूरा का था अल्बर्ट बंडूरा, है ना। और इनके सहयोगी वाल्टर महोदय थे। और प्रमुख जो पुस्तक लिखी थी सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। इन्होंने जो प्रयोग किया था अल्बर्ट नामक बेबी डॉल पर प्रयोग किया था तथा इन्होंने एक जोकर पर भी प्रयोग किया। अब इन्होंने सिद्धांत में एक बात की है कि निष्कर्ष क्या निकाला था इस सिद्धांत का। क्या निष्कर्ष निकाला था? तो हम आपको बता दें। निष्कर्ष ये निकाला था, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष को देखे उसके जैसा, उसके अनुरूप बनना चाहता है तो कहीं ना कहीं बंडूरा का सामाजिक अधगम का सिद्धांत लागू हो जाता है। तो इन्होंने किस पे बल दिया? अनुकरण पर बल दिया। सिद्धांत के उपनाम, इसको सर प्रत्यक्ष अधगम कहा गया, प्रतिरूप अधगम कहा गया, अवलोकित अधगम कहा गया, सामाजिक अधगम कहा गया और अनुकरण सिद्धांत कहा गया। इसीलिए ये वाला सिद्धांत और अन्योन्य निर्धारण का ये सी-टेट में कई बार रिपीट हुआ है सर। तो आपको ये ध्यान रखना है सी-टेट में क्या क्या, प्रत्यक्ष अधगम के रूप में, है ना, आपका अवलोकन अधगम के रूप में, सामाजिक अधगम के रूप में, अनुकरण सिद्धांत के रूप में और अन्योन्य क्रिया निर्धारण के सिद्धांत के रूप में इसे जाना गया, है ना। अब बंडूरा के सीखने के कुछ चरण बताए थे तो हमने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। पहला, बंडूरा ने अधगम सीखने के कुछ चरण। पहला इन्होंने जो चरण बताया था वो बताया था व्यवहार को जानना, है ना, जिसको कहेंगे अवधान, अर्थात मॉडल के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा जो बताया था व्यवहार का अध्ययन करना, बताएं स्मरण करना। तो यहाँ जो बात आती है वो धारण, देखी गई जानकारी को मस्तिष्क में सहेज कर रखना, है ना, दूसरा। अब देखो तीसरा क्या है इन्होंने कहा था,
ये तो दो बातें हो गई। यहीं से प्रश्न सर बनता है, व्यवहार को जानना, व्यवहार का स्मरण करना, फिर स्मृति को क्रिया में बदलना। तीसरा क्या था, स्मृति को क्रिया में, तो इसको कहा गया पुनरुत्पादन। ये क्रम लगाने को पूछता है जूनियर में, है ना। सीखे गए व्यवहार को स्वयं करके देखना, है ना। और चौथा जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलित करना, अर्थात अनुप्रेरणा। यदि परिणाम सकारात्मक हो तो व्यवहार को दोहराया जा सकता है। तो सर ये कई बार देखो यहाँ से रिपीटर हुआ है, आपको पता है अवधान होगा, फिर धारण होगा, पुनरुत्थान होगा और अनुप्रेरणा, यहाँ से प्रश्न आ चुका है। देखो पहले नंबर पर क्या होगा चरण में बांडूरा का, और दूसरा धारण होगा, और तीसरे नंबर पर आपका पुनरुत्पादन होगा, और चौथे नंबर पे आपका अनुप्रेरणा होगा अगर सकारात्मक। तो हमने यहाँ आपको एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण भी बताया था, चलो बता देते हैं इसका, है ना। बताने का खैर समय नहीं है, वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ाया है, क्योंकि आज हम सिर्फ थ्योरियों को कंप्लीट कराएंगे। अब देख लेते हैं। बांडूरा ने कुछ बिंदु दिए हैं, देख लो। बांडूरा ने जो बात कही है, व्यक्ति के व्यवहार को संज्ञान व प्रत्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। इन्होंने बल किस पे दिया, संज्ञान और प्रत्यक्ष प्रमाण को बल दिया। यहीं से प्रश्न पूछता है, इस पर क्या दिया सर, बल दिया। प्रत्यक्ष प्रमाण पर क्या दिया, इन्होंने बल दिया। तो पहला हमें ये बात ध्यान रखना है, बांडूरा का विचार व्यक्ति के व्यवहार किस पे, व्यवहार संज्ञान और प्रत्यक्ष द्वारा चीज़ों को प्रमाणित किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक लिंडन ग्रेन व्यक्ति था, उन्होंने भी इनका समर्थन किया, और इन्होंने कहा सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क के कारण आरंभ होती है ना। और बांडूरा महोदय ने सर ये भी देख लें, प्रत्याच्छा, जो प्रत्याच्छा होती है एक्सपेक्टेशन, उसको दो तरीके से बांटा है। यहाँ से भी सर सीटेट में एक प्रश्न बना है। पहला प्रश्न है परिणाम प्रत्याच्छा, और दूसरा है प्रभाव उत्पादक प्रत्याच्छा, जो कि सफलतापूर्वक क्रियांतन बात रहती है। अब महत्वपूर्ण तथ्य याद करने वो क्या क्या थे, पहला देख ले। और जो इनका व्यवहारवाद था उसको मुलायम व्यवहारवाद कहा गया। इनके जो सिद्धांत को था, इनके सिद्धांत को मुलायम व्यवहारवाद। तो ये भी सीटेट में रिपीटर हुआ कि मुलायम व्यवहारवाद क्या है ना। तो ये भी बात, और सीखने के इन्होंने दो स्रोत बताए थे। देखो एक तो अनुक्रिया द्वारा सीखा जा सकता है, और दूसरा मॉडलिंग द्वारा सीखा जा सकता है। किसके द्वारा, अनुक्रिया द्वारा सीखा जा सकता है, और दूसरा मॉडलिंग द्वारा सीखा जा सकता है। यहाँ से ये बात आपको सीटेट के लिए ध्यान रखनी है। किसके लिए ध्यान रखनी है, ये बात सीटेट के लिए आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आपको एक बात और देखनी है, इन्होंने एक प्रश्न यहाँ से भी एक बार बनाया, मॉडलिंग क्या होता है। जब कोई बालक किसी आदर्श जैसे जोकर को देखकर उसके जैसा व्यवहार करता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है, मॉडलिंग। तो सर ये एक बार सीटेट में प्रश्न बना है। तो मॉडलिंग क्या है, जब कोई व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति विशेष को देखकर उसके जैसा बनना चाहेगा तो वहाँ सर मॉडलिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मॉडलिंग। सर सीटेट में एक प्रश्न यहाँ से बना है। अब हमारा जो चौथा टॉपिक चलेगा, जो चौथा टॉपिक है वो चौथा टॉपिक है आपका रचनावाद। कौन सा टॉपिक हो गया सर, चौथा टॉपिक हो गया हमारा रचनावाद। तीसरा कौन सा था, है ना, जो तीसरा टॉपिक था सर हमारा तीसरा टॉपिक था वाइगॉस्की। कौन सा था, वाइगॉस्की। और चौथा जो सर टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा रचनावाद अधिगम। कौन सा है, रचनावाद अधिगम, है ना। अब देख लो सर कुछ बातें देख लो, रचनावाद अधिगम में क्या होगा। अगर हम रचनावाद अधिगम की बात करते हैं तो रचनावाद अधिगम, है ना, तो रचनावाद मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में रचनावाद विभाजित किया गया। पहला भाग था जीन पियाजे, है ना, दूसरे में रखा गया वाइगॉस्की को, और तीसरे में रखा गया मौलिक अभिव्यक्ति को। ठीक, इसमें अगर हम बात करते हैं तो रचनावादी मॉडल में ये रहा आपका रचनावादी मॉडल।
और ये दिया था जॉन डीवी ने और रॉजर वाइवकी ने। किसने दिया? तो यहाँ से जो सर प्रश्न बनता है थोड़ा छोटा कर ले, है ना, क्योंकि तभी ये पांचों आ पाएंगे, है ना। तो इन्होंने कौन सा रचनावादी 5E का मॉडल कौन सा दिया? 5E मॉडल कौन सा? अगर प्रश्न कहेगा कि 5E मॉडल किसने दिया तो आपको जॉन डीवी और रोजर वाइकी ने। 5E में क्या करेगा? ये जो क्रम दिया है देखो 1 2 3 और 4 और 5। पहला इन्होंने बोला है काम में लगाना, फिर अन्वेषण करना, फिर व्याख्या करना, उसके बाद विस्तार करना और उसके बाद मूल्यांकन करना। सर यहाँ जब भी प्रश्न बनता है तो क्रम लगाने को बनता है। क्या बनता है सर? क्रम लगाने को। तो सबसे पहले क्या आएगा? एंगेज। क्या आएगा सर? चलो इसको बड़ा देख लेते। सबसे पहले अगर रचनावादी 5G किसकी बात कर रहा है? रचनावादी, है ना, 5G। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले कौन आएगा? एंगेज आएगा। एंगेज आएगा सर। क्या आएगा? एंगेज आएगा, है ना। और एंगेज के बाद एक्सप्लोर आएगा और एक्सप्लोर के बाद एक्सप्लेन आएगा। फिर से देख लो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, देख लो सर। 5G मॉडल, है ना, रचनावादी 5G मॉडल ये आया है क्रम मिलाने को। पहला आएगा एंगेज और दूसरा आएगा एक्सप्लोर और तीसरा आएगा एक्सप्लेन और जो आपका चौथा रहेगा वो रहेगा एलेबोरेट और पांचवा रहेगा एवेल्यूट, है ना। तो क्रम मिलाने को आएगा तो आपको ये क्रम ध्यान रखना है। हिंदी में पहले काम पे लगाना, उसके बाद अन्वेषण करना, उसके बाद व्याख्या करना, उसके बाद विस्तार देना, उसके बाद मूल्यांकन करना। तो ये 5G जूनियर में आ चुका है। अब देख लो रचनावाद का 7 मॉडल, रचनावाद का 7 मॉडल। अब देख लो इसका क्रम लगाने को आता है और 7 रॉजर वाइवी ने दिया था ये, है ना। इसमें क्या था देख लो, 7 बात है। ये यहाँ देख लो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं थोड़ा। पहला था 1 2 3 4 5 6 और 7। सर पहला था इलेक्सिट, मतलब ध्यान में लाना, किसी भी बात को ध्यान में लाना या प्रकाश में लाना या आसपास की घटना को देखना। जब हम आसपास की घटना को देख लेंगे तो फिर सर उसको विचार में लाना। क्या करेंगे? उसको विचार में लाना और विचार में ला लेंगे तो उसको स्वयं करेंगे और जब सर स्वयं करेंगे तो खोजे गए ज्ञान की व्याख्या करेंगे और खोजे गए व्याख्या करने के बाद प्रत्यक्ष की गहराई को समझेंगे और गहराई को समझने के बाद जो सीखा है उसका मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद जो सीखा है उसको फैलाएंगे। देखो वही बात आ गई सर। पहले हम एलिसिट करेंगे, उसके बाद एंगेज करेंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद एलेबोरेट करेंगे, उसके बाद इवेल्यूट करेंगे, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे। अर्थात हम 7 चरण 7, है ना। पहले कह सकते हैं व्यस्त रहना, खोज करना, व्याख्या करना, विस्तृत करना, मूल्यांकन करना, फिर विस्तार देना। तो जब भी यहाँ से प्रश्न बनेगा 7G वाला तो सर इसका क्रम लगाने को कहेगा। तो आप इसको याद कर लें। तो मैं भी इसमें 1 नंबर का आपका CTET में प्रश्न आपको बड़े आसानी से बनाने को मिल जाएगा। और पेपर जो बता रहा हूँ क्वेश्चन सारे सर यहीं से हर साल बनते हैं और इस बार भी बनेंगे और बार बार यहीं से प्रश्न बनेंगे। चलिए सर, है ना, ये तो हम करा ही चुके हैं, इसको नहीं लेंगे। हाँ चलो फिर भी देख लेते हैं। हाँ इसको अच्छे से देख लेते हैं। अब नया टॉपिक जो होगा अधिगम में होने वाली कठिनाइयाँ। 5वां टॉपिक क्या होगा? अधिगम में कठिनाइयाँ। क्या होगा? कठिनाइयाँ, है ना। मुझे भी ध्यान रहे इसलिए नोट करते जा रहा हूँ। अब देखो अधिगम में कठिनाइयाँ, इसको अधिगम अक्षमता भी कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिगम अक्षमता भी कहेंगे। और अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्यतः अधिगम पठन
4 प्रकार के बताए गए। कितने बताए गए? अधगम पठन 4 प्रकार के बताए गए। थोड़ा व्यवस्थित बताएंगे इसमें। देखो पहला इन्होंने बताया है पठन विकृति। पहला क्या बताया? पठन विकृति बताया। दूसरा बताया लेखन विकृति बताया। और तीसरा बताया गणितीय विकृति। पहला पठन विकृति होगा, दूसरा लेखन विकृति होगा और तीसरा गणितीय विकृति होगा गणित में। और उसके बाद जो चौथा होगा सर वो मौखिक विकृति होगा। क्या होगा सर? मौखिक विकृति होगा। अगर आपसे कहे जाए पठन विकार कितने प्रकार के हैं, तो पठन प्रकार सर 4 अधगम में पठन प्रमुख 4 प्रकार के, पठन विकृति, लेखन विकृति, गणितीय विकृति और मौखिक विकृति। अब देख लो, जब हम पठन विकृति को लेंगे सर, मैं व्यवस्थित बता रहा हूँ आपको, तो पठन विकृति मुख्यतः 3 प्रकार की होंगी। कितने प्रकार की होंगी? मुख्यतः 3 प्रकार की होंगी। पहली होगी सर डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया के अंतर्गत क्या क्या आएगा उन बातों को भी हम बड़ा अच्छे तरीके से बताते हैं। अगर प्रश्न में आपको घुमाया जाता है तो सर आप घूमोगे नहीं, बहुत सही तरीके से आप आंसर दोगे। बस आपको ये वीडियो देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में भी भेज देना है ना। चलिए, सबसे पहले डिसलेक्सिया क्या होगी सर? यदि बालक वर्णमाला अधगम, वर्णमाला है, वर्णमाला को सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है, निश्चित तौर पर उसको डिसलेक्सिया है। या बालक के स्वर और वर्णों का लोप नहीं हो पा रहा है तो मान लीजिए डिसलेक्सिया है। यदि बालक शब्दों को उल्टा पढ़ रहा है तब भी बालक को डिसलेक्सिया है। या बालक में शब्दकोश का अभाव है सर, तो भी बालक के अंतर्गत क्या पाया जाता है? डिसलेक्सिया। कल इसी टॉपिक पे चर्चा हो रही थी तो हमारे बहुत सारे टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि सर देख लीजिएगा, तो मैंने आश्वासन दिया सर वीडियो अब क्लास में तो करा नहीं सकते हैं, इतना पूरे दिन क्लास रहता है, तो मैंने कहा वीडियो एक बना दूंगा, उसको आप थोड़ा अच्छे तरीके से देख लेना। जो आपके डाउट हो रहे हैं सर वो निश्चित रूप से रिमूव हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से अब देख लो एक दो उदाहरण। बच्चा सा कोश में देख लो, सा कोश में स्कूल को स्कूल पढ़ता है, क्या पढ़ेगा? ये इस प्रकार। अब देख लो एक बीमारी है सर एलेक्सिया। क्या है सर? एलेक्सिया। और एलेक्सिया सर क्या आएगी? ये एक हमारी पठन अक्षमता है। एलेक्सिया क्या आएगी सर? ये पठन अक्षमता में जाएगी, जिसमें क्या होता है सीखने एवं पढ़ने की शक्ति बालक की क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। देख लीजिए वही चल रहा है सर, क्या हो जाती? इसके साथ ही साथ एक बीमारी है सर हाइपरलेक्सिया। कौन सी है सर? हाइपरलेक्सिया। अब हाइपरलेक्सिया में क्या होगा सर? जो श्याम पट पर लिखे हुए शब्दों को बालक पढ़ नहीं पाता है, अर्थात इसमें दृष्टि दोष की समस्या होने लगती है। किसकी समस्या होने लगती है? दृष्टि दोष की। तो हम कह सकते हैं हाइपरलेक्सिया में प्रमुखता दृष्टि दोष की समस्या हो जाती है। साथ ही साथ शब्द या वाक्य का अवरोधन, जैसे राम और श्याम जाता है, तो इन शब्दों में सही ढंग से बातें नहीं समझ पाता। अब देख लो दूसरा सर क्या आता? लिखने या लेखन की विकृति, या लिखने में समस्या, या लिखने में अक्षमता। और जो लिखने वाली अक्षमता होती है इसके अंतर्गत भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें प्रमुखता आएगी डिस्ग्राफिया। और डिस्ग्राफिया को हम कह सकते हैं सर कुछ पॉइंट हैं, मैंने यही तो कहा था सर एक वीडियो बना दूंगा, उसमें प्रयास करूंगा सारी चीज़ें देने का। वाकई मैंने ऑफलाइन सारी चीज़ें सर पढ़ाई हैं, सुबह से शाम तक ऑफलाइन में पढ़ाते ही हैं ये। तो देख लीजिए सर, पहला होगा सर डिस्ग्राफिया के अंतर्गत लेखन विकृति आएगी। क्या आ जाएगी सर? लेखन विकृति। और लिखते समय स्वयं से बात करना भी सर डिस्ग्राफिया में आ जाएगा। यदि शब्दों में अनियमित आकार वाले शब्द आ जाएंगे वो भी डिस्ग्राफिया में आ जाएंगे। सर अपूर्ण अक्षर, वो भी सर डिस्ग्राफिया में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? अपूर्ण शब्द भी डिस्ग्राफिया में आ जाएंगे। एग्राफिया एक सर और नया शब्द है जिसको कहते हैं
एग्राफिया। क्या कहते हैं? एग्राफिया। एग्राफिया में सर हमेशा अशुद्ध शब्द लिखते हैं और इसको ही स्थानिक एग्राफिया भी कहते हैं। स्थानिक एग्राफिया क्या होती है? अक्षरों को एक दूसरे के ऊपर लिखना। गुड या शनिवार लिखो, अक्षरों को एक दूसरे के ऊपर लिखना स्थानिक एग्राफिया कहलाता है। अब देख लो सर डिस्प्रैक्सिया, है ना, इस शब्द पे भी कल बहुत अच्छे से चर्चा हुई थी। सर डिस्प्रैक्सिया क्या है? तो मैंने बताया था, हालांकि हमने 4-5 ट्रिक्स में बताया था, वहीं से मिल जाता है, फिर भी हम देख लेते हैं डिस्प्रैक्सिया क्या आएगा। तो सर आपको ध्यान रखना, डिस्प्रैक्सिया में लिखने में चित्रांकन की समस्या। क्या आएगा? पहला पॉइंट, लिखने में जब बालक को चित्रांकन की समस्या आ जाए तो वो डिस्प्रैक्सिया है, या सूक्ष्म योग्यता या गामक योग्यता में कठिनाई आ जाए। सर यही तो प्रश्न वहाँ से पूछा गया है। किसमें? सूक्ष्म योग्यता और गामक योग्यता में सर कठिनाई आ जाए तो डिस्प्रैक्सिया है, और है ना सर, तो क्या होगा? डिस्प्रैक्सिया। अब एक नया शब्द मिल गया सर, अप्रैक्सिया। क्या मिल गया सर? अप्रैक्सिया। सर यहीं से प्रश्न बनते हैं। मैंने पहले ही कहा मैं प्रयास करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने का। अब देखो सर अप्रैक्सिया क्या होता है। अब जब अप्रैक्सिया आपके सामने आएगा तो एक बात ध्यान रखना है, अप्रैक्सिया में सर मांसपेशियों के संचालन में समस्या। जब मांसपेशियों के संचालन में समस्या होगी तो वहाँ क्या होगा? अप्रैक्सिया होगा। क्या होगा? अप्रैक्सिया होगा। मैंने कहा था मैं आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित वीडियो में दूंगा, तो सर मैं इन चीज़ों को व्यवस्थित वीडियो में दूंगा। दूसरी, अगर बालक लेखन नहीं कर पा रहा है तो भी आपकी अप्रैक्सिया है, या आँखों के साथ समन्वय नहीं बैठा पा रहा है तो भी आपका अप्रैक्सिया है। सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है अप्रैक्सिया। नेक्स्ट है सर अग्रैफिया। क्या है सर? अग्रैफिया। अग्रैफिया क्या होता है? ये सर एक प्रकार का शारीरिक विकार होता है। क्या होता है? अग्रैफिया एक तरह का सर शारीरिक विकार है, और ये शारीरिक विकार लेखन, चलने में, टहलने में जब बालक को समस्या हो जाती है तो अग्रैफिया हो जाता है, या सेरेब्रम की क्षति हो जाती है तब भी सर क्या हो जाता है? अग्रैफिया हो जाता है। एक सर होता है गणितीय अक्षमता, और गणितीय अक्षमता को कहते हैं लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। क्या कहते हैं? लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, अर्थात गणितीय अंकों को पढ़ने में कठिनाई हो जाती है। क्या हो जाती है सर? गणितीय अंकों को पढ़ने में कठिनाई हो जाती है, अर्थात 9 या 27 की जगह क्या लिखने लगता है? 72 लिखने लगता है। एक सर होता है ग्राफिक डिस्कैलकुलिया। यह गणितीय चिन्हों को लिखने में सर है तो कैलकुलिया ही, लेकिन कभी कभी प्रश्न को बहुत घुमाता है। जब प्रश्न को बहुत घुमाएगा तो पूछेगा ग्राफिक डिस्कैलकुलिया क्या है, तो गणितीय चिन्हों को लिखने में जब बालक को समस्या आ जाए तो ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया होगी। इसी में सर एक होती है वर्बल डिसलेक्सिया। क्या होती है सर? वर्बल डिस्कैलकुलिया। और वर्बल डिस्कैलकुलिया सर होती है मौखिक रूप से गणितीय संकेतों को प्रस्तुत करने में समस्या। जब बालक मौखिक रूप से गणितीय शब्दों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं सर वर्बल डिस्कैलकुलिया हो जाता है। इसी के साथ साथ सर नया आता है, अब देख लेते हैं सर मौखिक संरचना। मौखिक संरचना या मौखिक अक्षमता या वाक अक्षमता अर्थात वर्बल प्रॉब्लम, और जो सर वर्बल प्रॉब्लम होता है उसमें सर पहला आता है अफेजिया। क्या आता है? अफेजिया। तो मैंने मित्रों कहा था सर आप लोगों से मैं एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको सारी बातों को बताने का सर प्रयास करूँगा। क्या है सर? अफेजिया। अफेजिया सर हमेशा मौखिक भाषा को ग्रहण करने में समस्या। जब बालक मौखिक भाषा को ग्रहण नहीं कर पाता है तो वहाँ सर बालक को कौन सा रोग हो जाता है? सर अफेजिया हो जाता है, अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति में क्षमता अफेजिया, अर्थात हकलाना और तुतलाना भी इसी में आ सकता है। एक सर नया वर्ड आपको और दे दें, डिस्फेजिया।
क्या हो गया सर? डिस्फेजिया। जो डिस्फेजिया होता है ये सर होता है वाक अक्षमता, अर्थात विचार अभिव्यक्ति में समस्या, चोट के कारण विकार आ जाए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्फेजिया हो जाता। कुछ और अन्य विक्रांतियाँ हैं, जैसे देख लो आर्टिज्म। आर्टिज्म सर जाएगा आत्मविभोह अर्थात स्वपरायणता, ये भी सर सी टेट में आया हुआ है। आर्टिज्म क्या कहलाएगा सर? आत्मविभोह कहलाएगा। साथ ही साथ डिस्थीमिया, जो सर डिस्थीमिया होता है वो भावात्मक विकृति होती है। क्या सर होती है? भावात्मक विकृति होती है। इसके साथ ही साथ डिसमेमोग्राफिया, ये एक विस्मृति होती है, अर्थात विस्मृति दोष होता है डिसमेमोग्राफिया। और इसके ही साथ सर एक होता है डिस्मोर्फिया, और जो सर डिस्मोर्फिया होता है स्वयं को अधिक सुंदर एवं ताकतवर बालक समझता है, उसको कहते हैं सर डिस्मोर्फिया। साथ ही साथ एक होता है साइकेस्थीमिया, जिसको कहते हैं सनक या अपराध बोध। क्या कहते हैं सर? जिसको सनक या कहते हैं अपराध बोध। इस प्रकार अब ये जो हमारा छठवां टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा? छठवां टॉपिक। और जो सर छठवां टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा कॉल वर्ग। छठवां टॉपिक हमारा क्या रहेगा? कॉल वर्ग। क्या रहेगा सर? छठवां टॉपिक रहेगा हमारा कॉल वर्ग। तो कॉल वर्ग को हमने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ाया है, फिर भी हम आप लोगों को वहीं से लेके चल रहे हैं जहाँ से प्रश्न बनता है सर, और प्रयास कर रहा हूँ कि वो प्रश्न आपसे बन जाए और आपको प्रश्न करने में कोई त्रुटि ना हो, समस्या ना हो। अगर हम बात करते हैं कॉल वर्ग, तो पहला प्रश्न सीधा ही बनता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका आंसर होना चाहिए नैतिक विकास का सिद्धांत कॉल वर्ग ने दिया। किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत कॉल वर्ग ने दिया। बाकी इस चीज़ों पे नहीं जाएंगे। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जो इन्होंने प्रयोग किया था सर वो 10 से 16 वर्ष के बालकों पर प्रयोग किया था, और लगभग इन्होंने 72 बालकों पर प्रयोग किया था। सर किस पे? लगभग 72 बालकों पर प्रयोग किया था, और इनके प्रयोग को मोरल रीजनिंग अर्थात नैतिक तर्कड़ा कहा गया। तो आपको ध्यान रखना है, यही सर सी टेट में पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नैतिक तर्कड़ा क्या है। तो नैतिक तर्कड़ा क्या है? जब ये प्रयोग कर रहे थे, प्रयोग में जो समय लगा, नैतिक तर्कड़ा क्या कहलाएगी? वो इनकी नैतिक तर्कड़ा कहलाएगी। लगभग 72 बालकों पर प्रयोग किया, और बालकों की जो उम्र थी वो लगभग 10 से 16 वर्ष के बालकों पर प्रयोग। अब देख लो, इन्होंने प्रमुख बुकें तो बहुत दी, लेकिन सी टेट के अंदर बुक्स को नहीं पूछता है, तो इनका हम सीधे चलते हैं नैतिक विकास की अवस्थाएं। अगर सर कहा जाए तो कॉल वर्ग ने प्रमुखता 3 स्तरों में, कितने स्तरों में सर? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं भी चाहता तो वैसे पढ़ा सकता था, पूरी थ्योरी याद है, लेकिन सर मैं इसलिए चाहता हूँ जल्दी भी हो जाएगा और आपको सारी थ्योरी मिल जाएंगी। एक ही वीडियो में सारा सीडीपी लगभग आपका कवर हो जाएगा, है ना। अब देख लो सर, कॉल वर्ग ने जो दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था सर, और इन्होंने 3 स्तर थे, और इन 3 स्तर के 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया था। एक प्रश्न सर सी टेट में यहीं से बड़ा आसान सा बना लेता है। तो सर इनकी अवस्थाएं कितनी थी? 3। इनके उप स्तर कितने थे? 6। कितने थे सर? उप स्तर थे इनके 6। देख लेते हैं सर। पहली अवस्था थी, आपको पता है मैंने बताया था 3 अवस्थाएं थीं, याद भी कराया था, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज को हम कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। क्या कहते हैं? पूर्व परंपरागत स्तर। और इसमें जो आयु थे वो 4 से 10 वर्ष के बच्चों को रखा गया। इसको सर एक प्रश्न बनाया यहाँ पर, पूर्व औपचारिक स्तर या रूढ़गत पूर्व अवस्था भी इसको कहा गया। यहाँ सी टेट में बड़ा आसान से प्रश्न बनाया है कि पूर्व औपचारिक अवस्था की अवधि कितनी है, या रूढ़गत या पूर्व अवस्था की अवधि। तो आपको ध्यान रखना है 4 से 10 वर्ष। इसको 2 भागों में बांटा गया।
इसको दो भागों में या दो अवस्थाओं में, प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था। जो इनकी प्रथम अवस्था थी इसकी देखो उसको कहा गया आज्ञा एवं दंड की अवस्था। ये आपका सीटेट में प्रश्न कई बार पूछा गया। इसका निष्कर्ष ये निकलता है सजा एवं आज्ञाकारिता। क्या निकलता है? सजा एवं आज्ञाकारिता, अर्थात बालक दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। ये प्रश्न सीटेट में बड़े आसान से पूछा है कि जो बालक होता है वो दंड से बचने के लिए कार्य करता है, वो कौन सी अवस्था होगी? वो आज्ञा दंडकारिता की अवस्था होगी। 4 से 10 थी, इसको आप चाहो तो इसको सर बांट भी सकते हो, 4 से 6 कर सकते हो, इसको 7 से 10 कर सकते हो। कितना कर सकते हो? 7 से 10 कर सकते हो सुविधा के लिए। अब देख लो दूसरी अवस्था, जो इनकी इसी की दूसरी अवस्था थी, इसी को सर सरल अहंकार, सीटेट में सर यहीं से प्रश्न बना है, सरल अहंकार या व्यक्तिगत विनियम की अवस्था भी कहा गया है। ये कब बना है सर? ये सीटेट में यहाँ से प्रश्न बना है। क्या सीटेट में प्रश्न बना है? सरल एवं अहंकार की अवस्था या व्यक्तिगत विनियम की अवस्था। इसको सर सापेक्ष साधन उन्मुखता भी कहा गया या सर स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा गया। और सर यहाँ से भी क्या बनाया? सीटेट ने प्रश्न बना लिया। यहाँ से क्या किया सर? सीटेट ने प्रश्न बना लिया। अर्थात निष्कर्ष सर ये निकलता है, निष्कर्ष सर क्या निकलता है यहाँ पे कि अदला बदली। क्या निष्कर्ष निकलता है? अदला बदली, जैसे को तैसा वाली सोच, टिट फॉर टैट किस अवस्था में आएगा सर? प्रथम अवस्था में आएगा, है ना। तो टिट फॉर दैट ये भी आपका सीटेट में प्रश्न बना है। किस में बना है? ये सर सीटेट में प्रश्न बना है। अब देख लेते हैं दूसरी अवस्था। जो दूसरी अवस्था थी उसको कहा गया परंपरागत स्तर। क्या कहा गया सर? परंपरागत स्तर। और परंपरागत जो स्तर कहा गया जिसको कन्वेंशनल एज कहा गया। क्या कहा गया? कन्वेंशनल स्टेज कहा गया। और इसकी आयु को जो सर रखा गया वो 10 से 13 वर्ष रखा गया। अर्थात इसको हिंदी में औपचारिक अवस्था या रूढ़गत अवस्था भी कहते हैं। ये सीटेट में ऑप्शन दिया गया है। क्या दिया गया सर? कि रूढ़गत अवस्था किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 10 से 13 वर्ष की आयु को रूढ़गत अवस्था कहा गया। क्या कहा गया? रूढ़गत अवस्था। अब इस अवस्था के भी 2 चरण हैं, तो इस अवस्था का तीसरा चरण, इसका पहला और वैसे देख लिए तीसरा, इसको प्रशंसा की अवस्था कहा गया। क्या कहा गया? प्रशंसा की अवस्था, अर्थात अच्छा लड़का अच्छी लड़की। क्या कहा गया? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। क्या कहा गया? अच्छा लड़का और अच्छा लड़की कहा गया। ये भी सर आपका सीटेट में ऑप्शन रिपीट हुआ है। साथ ही साथ हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अच्छे लड़का अच्छी लड़की छवि बनाना या सामाजिक नियमों का पालन करना की नज़र में सबसे अच्छा बनने के लिए क्या करेगा? आपकी 10 से 13 वर्ष की अवस्था इसके अंतर्गत आएगा। इसी का सर चौथा पॉइंट है, देख लीजिए चौथा पॉइंट इसका, जो सर इसका चौथा पॉइंट है दूसरी अवस्था में, वो होगा समाज के प्रति सम्मान या सामाजिक अवस्था। इसको सर क्या कहा गया? सामाजिक अवस्था। यहीं से प्रश्न बनाया है कि सामाजिक नियमों और कानून का पालन करना ताकि व्यवस्था बनी रहे। क्या कह रहा है? सामाजिक नियम और कानून का पालन करना ताकि क्या बनी रहे सर? व्यवस्था बनी रहे। यहाँ से भी ये भी आपका पूछा गया कानून एवं पालन की अवस्था, तो आपको ध्यान रखना है दूसरी अवस्था के अंतर्गत चौथा पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा सर? दूसरी अवस्था के अंतर्गत ये चौथा पॉइंट रहेगा। मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया भी है। यहाँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? रिवाइज। तीसरा सर जो हमारा पॉइंट रहेगा वो उत्तर परंपरागत स्टेज
जिसको कहेंगे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसके भी सर 2 भाग हैं। तो इसमें जो भाग रहेगा, इसकी आयु 13 से 18 या 12 वर्ष से ऊपर, इसको उत्तर औपचारिक या आधारहीन आत्मचेतना की, सर यहाँ से सीटेट ने पेपर में ये रखा है सर कि आधारहीन चेतना की अवस्था कौन सी कहलाएगी, तो उत्तर पारंपर अवस्था का प्रथम चरण अर्थात 5वां चरण क्या कहलाएगा, आधारहीन चेतना की अवस्था कहलाएगा। इसमें सर जो 5वां पॉइंट है, इसको सामाजिक समझौते की भी अवस्था कहा गया। इसी को क्या कहा गया, सोशल कंट्रैक्ट अर्थात सामाजिक समझौते की अवस्था। ये भी सर सीटेट में रिपीट हुआ है। अब देख लो सर निष्कर्ष क्या निकलता है इस अवस्था का। निष्कर्ष ये निकलता है कानूनी तौर पर नैतिकता का पक्ष रखना। 5वीं अवस्था क्या कहती है, कानूनी तौर पर नैतिकता का पक्ष रखना, लेकिन यह मानना कि नियमों को समाज के हित में बदला जा सकता है। अगर कोई नियम ऐसा है समाज के लिए कठोर है, तो समाज के लिए हम उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए छठवां कहती है सार्वभौमिक नैतिकता अथवा आंतरिक विवेक की अवस्था। सार्वभौमिक नैतिकता या आंतरिक विवेक की अवस्था है ना। इसमें देखते हैं लास्ट वाला 6वां पॉइंट है अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करना। क्या है, अंतरात्मा की आवाज़ पे काम करना या नैतिकता के उच्चतर स्तर पर स्वयं को चुनना या नैतिक सिद्धांतों का पालन करना। सर ये सीटेट में क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि नैतिक सिद्धांतों का पालन करना। किसका, नैतिक सिद्धांतों का पालन करना। यहाँ हम सर सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम सर रिवाइज कर रहे हैं सारी थ्योरी। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो डाल रखे हैं जिसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सर किसकी बात कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो अब सर देखते हैं अब लेके चलते हैं जीन पियाजे, है ना। जीन पियाजे में पहली बात की जाए तो इसकी अवस्थाएं कितनी है, इसकी 4 अवस्थाएं हैं, है ना। और इन्होंने एक बुक लिखी थी दी मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 के अंतर्गत। इसमें 2 अवस्थाएं एवं उसके 4 उपभाग के बारे में बात भी की थी, है ना। अब देख लो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जीन पियाजे का नैतिक विकास। अभी हमने क्या पढ़ा था, कोहल वर्ग का नैतिक विकास। जीन पियाजे भी ने भी नैतिक विकास दिया है, देख लो। तो कभी कभी इसका पूछा गया है। पहला है परायत नैतिक अवस्था। ये अवस्था इन्होंने 8 वर्ष तक या 2 से 7 वर्ष तक मानी है ना। इसे हेटेरोनोमियस अवस्था भी कहा गया है। इसमें नैतिक निरपेक्षवाद की अवस्था माना गया। ये सीटेट में क्वेश्चन किया गया। क्या सीटेट में क्वेश्चन किया गया कि नैतिक निरपेक्षवाद की अवस्था कौन है, तो नैतिक निरपेक्षवाद की बात जीन पियाजे ने की है, या परायत नैतिकवाद की बात भी जीन पियाजे ने कहा है। इन्होंने ये भी कहा है ईश्वर और समाज का डर। इसमें क्या कि जो बालक होता है उसको ईश्वर और समाज का डर होता है। साथ ही साथ नैतिक नियमों को ये निश्चित मानता है। क्या मानता है, नैतिक नियमों को निश्चित मानता है। साथ ही साथ जो दूसरी अवस्था थी स्वायत्तता या नैतिकता की अवस्था, इसको इन्होंने माना है 8 से 11 वर्ष। इसमें इन्होंने कहा है तर्क संगत एवं सामाजिक चेतन का विकास। तो ये भी सीटेट में एक बार रिपीट हुआ है। तर्क स्वायत्त नैतिक अवस्था में क्या आएगा, तर्क संगत एवं सामाजिक चेतना का विकास। इसमें इन्होंने माना गया कि जो बालक होता है पारस्परिक आदर एवं सहयोग की भावना रखता है और नियमों को मानना जरूरी नहीं समझता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, किस अवस्था में बालक नियमों को मानना जरूरी नहीं समझता है, तो स्वायत्त नैतिक अवस्था, जो कि जीन पियाजे ने नैतिक विकास की अवस्था में कहा है। अब देख लो जीन पियाजे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जीन पियाजे ने नैतिक विकास की कुछ प्रारंभिक अवस्थाओं में आगामी चरण में अनियमित अवस्था, जिस अवस्था को कानूनी
रहित या 0-5 वर्ष माना है। और उसके साथ साथ इन्होंने जो ये अवस्था मानी है हेटेरोनॉमी, विषम जातीय या पारस्परिक अवस्था, है ना, विषम जातीय, ये 8 से 13 वर्ष की मानी है। साथ ही साथ इन्होंने स्वायत्तता का चरण 13 से 18 वर्ष का माना है। इसके साथ ही साथ इन्होंने संपूर्ण काल, जो संपूर्ण काल इन्होंने मोरल रियलिज्म, यथार्थता कहा है, और मोरल इक्वलिटी, समानता का है, और मोरलिटी सापेक्षता का है। यही क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है कि समानता की बात, यथार्थता की बात और सापेक्षा की बात किसने की? जीन पियाजे ने की। किसने की? जीन पियाजे ने की। और जीन पियाजे ने किसमें की? सर नैतिक विकास के सिद्धांत में। जो जीन पियाजे ने क्या दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास के सिद्धांत में यथार्थता, समानता और सापेक्षता की बात की है। अब सर हम लेके चलेंगे जीन पियाजे के बाद 8वीं थ्योरी, है ना। जीन पियाजे का नैतिक विकास हो गया सर, कौन सा हो गया? जीन पियाजे का नैतिक विकास। 7वां जीन पियाजे का नैतिक विकास, जीन पियाजे। और 8वां रहेगा जीन पियाजे का, है ना। अब 8वां है जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक। और जो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक। इस थ्योरी को हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। यहाँ सिर्फ रिवाइज के तौर पे हम लेके चलेंगे इसको फास्ट। कैसे चलेंगे? फास्ट रिवाइज के तौर पर लेके चलेंगे। बात की जाए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किया। ये भी सीटेट में किसने संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किया? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित। इन्होंने एक कथन दिया था, मैं प्रशिक्षण से प्रकृतिवादी हूँ या जैव वैज्ञानिक। प्रशिक्षण से प्रकृतिवादी व जैव वैज्ञानिक हूँ। प्रमुख प्लस बुक्स जो लिखी थी इन्होंने, बाल विकास, या हम कहें तो बालक की चिंतन की भाषा या बाल चिंतन की भाषा, इन्होंने बुक लिखी थी। अब देखो प्रश्न कहाँ से बनता है। पियाजे के अनुसार बालक वातावरण के साथ साथ संवाद अर्थात अंतःक्रिया करते हुए समझ का विकास करता है और विकास मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। कहने का मतलब यहाँ से एक प्रश्न बनता है बहुत ही अच्छे से। पियाजे के अनुसार बालक क्या करता है सर? वातावरण के साथ संवाद करता है या वातावरण के साथ अनुक्रिया करेगा, अर्थात वातावरण के साथ अपनी परिस्थिति का या अपने मन का निर्माण करता है। साथ ही साथ सर इन्होंने जो प्रयोग किया था स्वयं के पुत्र पर, और जो पुत्रियां थी, 2 पुत्रियां थी, इन पर इन्होंने प्रयोग किया। और सर बहुत सारी बुकों को इन्होंने लिखा है ना। लेकिन उन बुकों पर सर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर। और महत्वपूर्ण बिंदु हम किनके पढ़ने जा रहे हैं सर? महत्वपूर्ण बिंदु जो पढ़ने जा रहे हैं वो जा रहे हैं जीन पियाजे के। किसके जा रहे हैं? जीन पियाजे के। और किसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने जा रहे हैं सर? सीटेट की दृष्टि से हम महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। किसकी दृष्टि से? सीटेट की। तो सर देखते हैं सीटेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण। पहला पॉइंट, पियाजे ने अपने सिद्धांत में परिपक्वता एवं अनुभव पर बल दिया। सीटेट में सर सीधा प्रश्न बनता है, किसने परिपक्वता एवं अनुभव पर बल दिया? तो सर जीन पियाजे महोदय ने परिपक्वता एवं अनुभव पर बल दिया। साथ ही संज्ञानात्मक विकास के क्रम इन्होंने ये माना हमेशा निम्न से उच्च की ओर चलता है। ये सर सारे प्रश्न सीटेट में रिपीट हुए हैं। क्या हुए? सीटेट में। पहला क्या कहा कि जीन पियाजे ने सिद्धांत परिपक्वता एवं अनुभव पर बल देता है। दूसरा सर संज्ञानात्मक विकास का क्रम निम्न से उच्च की ओर चलता है, तथा इन्होंने मानव विकास के 3 पक्ष बताए हैं। क्या बताए हैं? मानव विकास के 3 पक्ष। और सर मानव विकास के 3 पक्ष से भी एक क्वेश्चन सीटेट में बनता है। पहला जैविक परिपक्वता की बात की है इन्होंने, और भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव की बात की है। साथ ही साथ सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव की बात भी इन्होंने की है। सर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कराने का प्रयास कर रहा हूँ। जैविक परिपक्वता की बात की है, भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव की बात की है, और सामाजिक प्राप्त से अनुभव की बात की है। साथ ही साथ इन्होंने सर जो संज्ञान है कॉग्निटिव है,
कॉग्निटिव नेशन नहीं होगा। इसको माना है, इन्होंने माना है कि जानना या जानने से संबंधित या जानने की कोशिश करना। क्या माना? जानना या जानने से संबंधित या जानने की कोशिश करना ही संज्ञान कहलाएगा, है ना। हमने और सर एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि संज्ञान क्या है। तो संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रत्यभिज्ञान, प्रतिमाधारण, प्रोत्साहन, पहचान, समस्या, चिंतन, तर्कड़ा और समस्या समाधान से ऐसी मानसिक क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? संज्ञान की। संज्ञान में सर संवेदन शामिल होता है और संवेदन को सीटेट में यहाँ से प्रश्न बना है। संवेदन मस्तिष्क की प्रथम अनुक्रिया है जिसको अर्थात ज्ञान प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है। क्या है सर? मस्तिष्क की प्रथम अनुक्रिया या ज्ञान प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी किसको माना गया? संवेदन को। इसे इंद्रिय ज्ञान या अर्थरहित ज्ञान भी कहते हैं। इसको इंद्रिय ज्ञान या अर्थरहित ज्ञान भी कहा गया। किसको? संवेदन को। अर्थात संवेदन मस्तिष्क की वह अनुक्रिया है, अर्थात मस्तिष्क की ज्ञान प्राप्त की प्रथम सीढ़ी है या इंद्रिय जनित ज्ञान है या इसको अर्थरहित ज्ञान कहा गया। और ये भी बात की इसमें ज्ञानेंद्रियों के आधार पर संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं और ज्ञानेंद्रियां प्रमुखता जो है वो आँख है, आपका आँख है, कान है, नाक है, जीवा है और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां। साथ ही साथ इन्होंने जो दूसरे चरण की बात की है वो सर की है प्रत्यक्षण की। किसकी बात की है? प्रत्यक्षण में। प्रत्यक्षण को इन्होंने मस्तिष्क की द्वितीय अनुक्रिया माना है तथा ज्ञान प्राप्ति की द्वितीय सीढ़ी। यहाँ से भी सर सीटेट में आपका एक प्रश्न पुटअप किया है। मस्तिष्क द्वितीय अनुक्रिया अर्थात ज्ञान प्राप्त की द्वितीय सीढ़ी है। साथ ही साथ इसको अर्थयुक्त संवेदना या प्रत्यक्षण ज्ञान भी कहा गया। ये भी सर सीटेट में क्वेश्चन बना है। अर्थयुक्त संवेदना क्या कहलाएगा? प्रत्यक्षण कहलाएगा या प्रत्यक्षण ज्ञान भी सर प्रत्यक्षण कहलाएगा। जैसे कि सर बालक खेल रहा है, पिता आवाज़ लगाता है और बालक आवाज़ पहचानता है और फिर उत्तर को देता है, इसको कहेंगे अर्थयुक्त संवेदना अर्थात प्रत्यक्षण। यहीं सर एक प्रश्न और टॉपिक से बनता है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया या संज्ञानात्मक के चरण। किसकी बात कर रहा है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया किससे बनता है? प्रक्रिया से। यह सर बनता है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के साथ साथ इसको कह सकते हैं संज्ञानात्मक के चरण। यहाँ से यहाँ बना रहा है, जब बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है, कोई भी बालक के अंदर समस्या आएगी और उस समस्या के समाधान पर चिंतन करेगा तो वह मानसिक सक्रियता कहलाएगी अर्थात संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहलाएगी, जो कि इस प्रकार है। आपको हम पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, जिसमें आपका स्कीम आएगा पहला, दूसरा स्कीमा आएगा, है ना, और जो आपका तीसरा रहेगा वो सर आपका विकेंद्रण रहेगा। क्या रहेगा? विकेंद्रण रहेगा। मैंने आपको कहा है, बहुत अच्छे से एक उदाहरण दे के भी समझाया था कि व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके वो आपका स्कीम्स कहलाता है। जैसे बालक प्रतिदिन स्कूल ड्रेस पहनता है, यह उसका स्कीम कहलाएगा। जबकि स्कीमा शरीर द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाएं अर्थात बालक का विशेष ढंग से अनुक्रिया करना या विशेष ढंग से सामान्यीकरण करना, उसमें शारीरिक परिवर्तन होना या सामाजिक समायोजन होना स्कीमा कहलाएगा। साथ ही विकेंद्रण किसी विषय वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचना, यानी कि केवल एक पक्ष को न देखकर अन्य सभी पहलुओं पर विचार करना क्या कहलाता है? विकेंद्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकेंद्रण कहलाएगा। अब देख लीजिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक संप्रत्यय। एक सर यहाँ से टॉपिक हम इसको जो लेके चल रहे हैं, आपको रिवाइज करा रहे हैं, वो सर टॉपिक बाई ये जो टॉपिक होगा, यहाँ टॉपिक से सीटेट में एक आपका आसान सा प्रश्न बनाएगा। क्या बनाएगा? सीटेट में आसान सा एक प्रश्न बनाएगा। यहाँ कहता है सर
अनुकूलन क्या कहता है? क्या होगा सर? अनुकूलन क्या है? तो हम कह सकते हैं अनुकूलन एक जन्मजात प्रक्रिया होती है, या जिसको परिवेश कहेंगे, या वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, या पूर्व ज्ञान के साथ साथ नवीन ज्ञान के मध्य संबंध बैठाना, ये क्या कहलाता है? अनुकूल कहलाता है। और इसकी 3 प्रक्रियाएं होती हैं। अनुकूलन की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? 3 उप प्रक्रियाएं होती हैं। तो हम क्या कहेंगे? अनुकूलन में कितनी उप प्रक्रियाएं? 3। एक का अब देख लो, यहीं से एक प्रश्न बनेगा। पहला होगा आत्मसातीकरण। क्या होगा? आत्मसातीकरण होगा, एसिमिलेशन। आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन होगा। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना, है ना। पूर्व ज्ञान के साथ साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना, है ना। चलो इसको छोटा करके हम समझा दें एक अच्छे से, है ना। इसको जोड़ लें, ऐसे कर लें कुछ। अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं सर? हम कर रहे हैं, देख लो इधर, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक संप्रत्यय। किसकी बात कर रहे हैं? अब देखो, इसमें हमने बताया था अनुकूलन। क्या बताया था? अनुकूलन। इस थ्योरी को मैं पढ़ा चुका हूँ। अब अनुकूलन क्या बताया था? अनुकूलन में हमने आपको ये बताया था पुराना ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संबंध बैठाना। क्या बताया था? पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान, इसके मध्य संबंध बैठाना, मध्य संबंध बैठाना। ठीक, इसके इन्होंने कहा था 3 बातें हैं। इसको देख लो, 1 2 3 बातें। पहली बात क्या बताई थी? आत्मसातीकरण। क्या बताया था? आत्मसातीकरण बताया था। दूसरा हमने बताया था समंजन या समायोजन। सामंजस या समायोजन बताया। और तीसरा बताया था संतुलीकरण। क्या बताया था? संतुलीकरण। जो संतुलीकरण, अब हमने आपको बताया था, यहाँ कुछ हमने एक आपको बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया था, आपको ध्यान हो, हमने एक बिहार वाला उदाहरण दिया था। क्या दिया था? बिहार वाला हमने उदाहरण दिया था। तो अनुकूलन क्या है? तो हमने यहाँ बताया कि बिहार की कोई एक महिला है, ठीक है, बिहार की कोई एक महिला है और उसकी शादी यूपी में हो जाती है। कहाँ होती है? यूपी में। तो यूपी में अब वो बिहार में क्या खाती थी? मच्छी और खाती थी चावल। और जब वो यूपी में आ गई तो वो क्या उसको मिलने लगा? यहाँ देखो, चावल, और चावल के साथ साथ मठा के आलू, है ना। तो वो क्या कह रहा है? अब जो उसका परिवेश था, उसका वातावरण के था, उसके अनुसार पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में उसने अपने आप को ढाल लिया। बिहार में चावल और मच्छी खाती थी, जबकि यूपी में आके चावल के साथ मठा के आलू खाने लगी। अब वो कह रहा है इसकी 3 उपक्रियाएं हैं। अब देख लो, खाने लगी। पहले को क्या कहा गया? पहले को इन्होंने मान लिया कि आत्मसातीकरण कहलाएगा। अनुकूलन क्लियर हो गया। आत्मसातीकरण क्या कह रहा? पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। देखो, ये थाली थी, ये थाली थी, ये थाली थी, यहाँ क्या था? चावल, यहाँ क्या था? मच्छी, यहाँ क्या था? चावल और मठा के आलू। अब इसमें क्या हो गया? वो इन चावल और मठा के आलू को किससे खाने लगी? चम्मच से खाने लगी। किससे खाने लगी? चम्मच से खाने लगी। ये इसका क्या हो गया? एसिमिलेशन बोले तो आत्मसातीकरण हो गया। अब इसी के साथ अब वो क्या करने लगी? सामंजस्य या समायोजन। सामंजस्य समायोजन का क्या होगा? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ संबंध। देखो, इस प्रकार की थाली है। अब पहले 2 चीज़ें यहाँ रखती थी, अब देखो चावल हो गया, मठा के आलू हो गए, यहाँ रोटी हो गई, और यहाँ क्या हो गया? सलाद हो गया। मतलब कहने का मतलब दोनों भोजन में अंतर कर लिया, तो उसने क्या कर लिया? सामंजस्य कर लिया या समायोजन कर लिया। तो मैं भी आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जो ये टॉपिक है
सीटेट में एक यहाँ से प्रश्न पूछता है। सीटेट में क्या प्रश्न पूछता है? संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। किससे प्रश्न पूछता है? संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से पूछता है। तो संज्ञानात्मक विकास की ऑलरेडी हम आपको अवस्थाएं बता चुके हैं। क्या क्या अवस्थाएं बताई थी हमने? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से पौड़। कौन कौन सी अवस्था? पूर्व संवेदी गामक अवस्था, या संवेदी अवस्था, या संवेदी प्रेरकीय अवस्था, या संवेदनात्मक अवस्था आदि की बात हमने यहाँ की थी। अब देख लो इन अवस्थाओं में पहली अवस्था को क्या कहा गया? पहली अवस्था को संवेदीय पेशीय, जिसकी अवधि थी 0 से 2 बरस। दूसरी जो अवस्था थी प्राक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 बरस। और तीसरी जो अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 बरस। और जो कि सर चौथी अवस्था थी मूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और जो इसकी अवधि थी वो 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक थी। कितनी थी? 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। इन अवस्थाओं से सर प्रश्न पूछता है, और जो प्रश्न पूछेगा उन प्रश्नों पर हम सर चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। भाग 1, पहली अवस्था जो होगी संवेदीय पेशीय अवस्था या संवेदनात्मक, इसका इंग्लिश में है सेंसरेटिव मोटर, 0 से 2 वर्ष। अब प्रश्न यहीं से बनेगा कि जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देख लीजिए, इस अवस्था में बालक शारीरिक रूप से वस्तुओं को इधर उधर करता है। क्या करता है? शारीरिक रूप से वस्तुओं को इधर उधर करता है और वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है। साथ ही साथ इस अवस्था की 6 उप अवस्थाओं में भी इसको बांटा गया है। तो 6 उप अवस्थाएं जो इसकी बांटी गई हैं उनको देख लेते हैं, बहुत व्यवस्थित पढ़ लेते हैं, है ना। पहली जो अवस्था बताई गई वो प्रतिवर्त या सहज क्रियाओं की अवस्था, जो कि जन्म से 30 दिन तक मानी गई है। इसमें जो बालक करेगा वो चूसना, चूसना बोले तो अंगूठे को चूसना स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं करता है। किसमें करेगा? पहला जो 0 से 2 वर्ष हैं उसको 6 भागों में और बांटा गया। दूसरा रहेगा इसका प्रमुख व्रतीय क्रियाएं करेगा, जिसमें 1 से 4 माह रहेगा और 104 माह में प्रतिवर्त क्रियाओं को बार बार दोहराता है, जैसे बार बार हाथ चूसना। दूसरे में क्या रहेगा? प्रमुख व्रतीय क्रियाएं, और प्रमुख व्रतीय क्रियाओं की जो अवधि होगी वो सर रहेगी 1 से 4 माह। क्या होगी? 1 से 4 माह। साथ ही साथ जो सर तीसरी अवस्था होगी वो रहेगी, उपभाग रहेगा गौड़ व्रतीय संक्रियाएं, और गौड़ व्रतीय संक्रियाओं की जो अवधि रहेगी वो 4 से 8 माह रहेगी। क्या रहेगी सर? 4 से 8 माह रहेगी, जिसमें उलट पलटने या छूने या ध्यान केंद्रित करना या जानबूझ के अनुक्रियाएं जैसी चीज़ें बालक करता है 4 से 6 माह में। उलटने पलटने या छूने या ध्यान केंद्रित करना। इसके साथ ही साथ जो चौथी अवस्था होगी इसको गौड़ स्कीमेट समन्वय की अवस्था कहते हैं, जिसकी अवधि होगी 8 से 12 माह, जिसमें खिलौने के छिपे होने पर उसे खोजने की कोशिश करता है और वयस्कों के कार्य का अनुकरण करता है। कई बार यहाँ से सीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं। कई बार क्या हुआ? सीटेट में सर यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि गौड़ व्रतीय अवस्था कौन कहलाएगी, उल्टन पलटन की अवस्था कौन कहलाएगी, है ना, खिलौने की अवस्था कौन कहलाएगी। जो 5वां होगा सर वो होगा तृतीय व्रतीय क्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था में बालक की जो अवस्था होगी वो होगी 12 से 18 माह। क्या होगी सर? 12 से 18 माह। इसमें प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से बालक सीखने का प्रयास करता है। प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। जो 6वीं अवस्था होगी वो मानसिक साधनों द्वारा नए साधनों की खोज होगी, जिसकी अवस्था होगी 18 माह से 24 माह, जिसमें बालक में वस्तु स्थायित्व वाला गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वस्तु स्थायित्व वाला गुण पाया जाता है। साथ ही क्रिया एवं परिणाम में बालक संबंध भी बैठा लेता है। क्या कर लेता है? क्रिया और परिणाम में बालक संबंध क्रिएट कर लेता है, अर्थात संबंध बिठा लेता है। तो कितनी अवस्थाएं, उप अवस्थाएं बताएंगी? 6।
अब देख लो, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक संकुलन ये तो हमने कर ही लिया था। उपनाम स्थानीयकरण संतुलित ये तो अभी हो गया था, दोबारा रिपीट हो गया, कोई नहीं, चलो इसको देख लेते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया, 6 भाग हो गए। अब देख लेते हैं, अब चलते हैं दूसरा, प्राक क्रियात्मक अवस्था, है ना, जीन पियाजे की। ये कौन सी अवस्था है? प्राक क्रिया। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया। पहली संवेदीगामक अवस्था को 6 उपभागों में बांटा गया, जबकि सर प्राक क्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। सबसे पहले पहला भाग देख लो, पहला उपभाग क्या कहलाता है? प्राक संप्रेत्यात्मक अवधि, जो कि सर 2 से 4 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 2 से 4 वर्ष। इन 2 से 4 वर्ष की अवधि में बालक को आत्म केंद्रित की अवस्था कहा जाता है। और आत्म केंद्रित की जो अवस्था होगी, इसकी कुछ विशेषताएं होगी। इसमें देखिए, बालक अहम केंद्र भाव होगा बालक के अंदर, या बालक के अंदर अहम केंद्रवाद होगा। इसको कह सकते हैं दुनिया को केवल बालक अपने नज़रिए से देखता है। तो इसकी उम्र कितनी थी? 2 से 4 वर्ष। कितनी थी? इसकी उम्र 2 से 4 वर्ष थी। नेक्स्ट होगा इसमें आत्म केंद्रित की अवस्था, और जो आत्म केंद्रित की अवस्था का तात्पर्य होता है खुद के विचारों को ही प्रधान मानना। अर्थात देखो सर, मैं चाहूँ तो इसमें समय लगा सकता हूँ, लेकिन मैं समय नहीं लगाऊंगा, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं इसमें। मैं सिर्फ और सिर्फ इनको क्या कराऊंगा, प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आपको मैं पूरी थ्योरी को लर्न करा रहा हूँ। आत्म केंद्रित, खुद के विचारों को ही प्रधान मानना। और नेक्स्ट होता है, यहाँ से प्रश्न बना है, बालक में जीववाद की भावना क्या होता है? तो निर्जीव वस्तुओं को भी यहाँ क्या मान लेता है बालक? सजीव मान लेता है। निर्जीव वस्तुओं को बालक क्या मानता है? सजीव मानता है। साथ ही साथ बालक स्वयं से बातें करता है, और स्वयं से बातें कब करेगा? 2 से 4 वर्ष की आयु में बालक स्वयं से बातें करेगा। साथ ही साथ इसको आत्म केंद्रित चिंतन कहते हैं, और आत्म केंद्रित चिंतन की जो अवस्था होगी वो 2 से 4 वर्ष की अवस्था होगी। साथ ही साथ इसमें बालक में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति क्या होता है? तो एक समय में वस्तु को केवल एक ही पक्ष को देखना केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति थी, जिसे अंतःप्रज्ञा विचारक की भी अवस्था कहा है। हमने आपको बताया कि ये एक कप है और ये एक कप है, तो बालक कौन से कप में दूध लेना पसंद करेगा? इसमें, भले ही इस वाले कप में ज़्यादा दूध आता हो। इसको कहेंगे केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, या वस्तु स्थायित्व वाला, या अंतःप्रज्ञा विचारक की अवस्था। नेक्स्ट इसका जो दूसरा तर्क रहेगा, अंतर्दर्शी अवधि या अंतर्प्रज्ञा, जो 4 से 7 वर्ष का है। चूँकि हम पढ़ रहे हैं दूसरा 0 से 2, 2 से 7, क्या पढ़ रहे थे? 2 से 7, और 2 से 7 को कुछ ऐसे बांटा गया, 2 से 4 और 4 से 7 कुछ ऐसे बांटा गया। तो हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? 2 से 4 पढ़ चुके, अब हम पढ़ रहे हैं 2 से 7, और 2 से 7 का दूसरे भाग को कहेंगे अंतःदर्शीय अवधि या अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था, जो कि मानी जाती है 4 से 7 वर्ष। अब प्रश्न यहाँ उठता है इनकी विशेषताएं। तो इनकी विशेषताएं क्या है, देख लीजिएगा। इनकी पहली विशेषता है कि साधारण मानसिक क्रिया कर लेता है बालक, जैसे जोड़ लेगा और गिनती कर लेगा। साथ ही साथ बालक में सहज चिंतन करना आ जाएगा, और सहज चिंतन के साथ साथ बालक भाषा सीख लेता है। और जो भाषा सीख लेता है, इसमें बालक 4 से 7 वर्ष की अवधि में जादुई चिंतन भी करने लगता है। क्या करने लगता है? 4 से 7 की अवधि में बालक जादुई चिंतन करता है। और इसी अवस्था में सर बालक में अनपलटवा का दोष पाया जाता है, अर्थात मानसिक क्रियाओं को उलट ना पाना, जैसे 4 और 4 को 8 ना कर पाना, लेकिन समझना तो क्या करना, 16/2 ना समझ पाना। इसको कहेंगे उलट ना पाने वाला गुण, अर्थात विपरीत क्रिया को समझने में कठिनाई। और जब विपरीत क्रिया को समझने में कठिनाई होती है, वो 4 से 7 वर्ष की अवधि में होती है। साथ ही साथ
पदान क्रम का भी अभाव बालक में 4 से 7 वर्ष की उम्र में रहता है। अब चलिए सर, अब लेके चलते हैं तीसरी अवस्था, और तीसरी अवस्था को ठोस अवस्था या मूर्त अवस्था या क्रियात्मक अवस्था, जिसको 7 से 11 या 12 वर्ष कहा गया। हमने कितनी पढ़ी? 0 से 2, 2 से 7 और 7 से 11। तो कौन सी पढ़ने जा रहे? 7 से 11। इसको 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया? 6। और इसको 2 भागों में बांटा गया। किसको? इसको 2 से 4 और 4 से 7। ये बात ध्यान रखोगे। अब सर इसमें क्या होता है? ठोस अवस्था या मूर्त अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था की मुख्य विशेषता ये है, बालक चिंतन व तर्क में क्रमबद्धता आ जाती है, अर्थात आधार और ठोस वस्तुओं को समझने लगता है। साथ ही साथ मूर्त वस्तुओं में तार्किक चिंतन करने लगता है। साथ ही साथ चिंतन करने के साथ साथ पंक्तियों की बद्धता, पदानुक्रम की भावना, विपरीतीकरण करना आ जाता है, वर्ग वंचन करना आ जाता है, वर्ग समूहन करना को भी आसानी से समझ लेता है। और बालक में क्रमिकता वाला गुण, अर्थात वस्तु की लंबाई का क्रम और वजन के आधार पर व्यवस्थित क्रम, बहुविध या विपरीत विचारों को भी बालक समझ लेता है। किसको समझ लेता? बहुविध या विपरीत विचारों को बालक समझ लेता है। साथ ही साथ विचारों में क्रमबद्धता आ जाती है और साथ ही साथ विचारों में जटिलता आ जाती है। और जो नया होगा, जो संरक्षण की अवधि होगा, किसकी बात करता है? संरक्षण की। वो सर होगी 7 से 11 वर्ष। कितनी होगी? 7 से 11 वर्ष में वस्तु के तत्व को बदलने पर भी मात्रा वही रहने का ज्ञान रहता है। साथ ही साथ देखिए, बालक में यथार्थ का भी ज्ञान हो जाता है और विकेंद्रीकरण का करना प्रारंभ हो जाता है। और विकेंद्रीकरण का तात्पर्य होता है वस्तु के कई पहलुओं पर ध्यान देना। क्या होता है? वस्तु के कई पहलुओं पर ध्यान देना, विकेंद्रीकरण तथा यथार्थवादी व्यवहारिकता की सोच भी बालक में तीसरी अवस्था में आ जाती है, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष। इसमें बालक में स्थानीय सोच, दिशा और नक्शों का ज्ञान आ जाता है, वर्गीकरण करने का ज्ञान आ जाता है, जिसमें वर्ग, उपवर्ग, वर्गीकरण की योग्यता के साथ साथ क्रमगत क्षमता का विकास, वस्तुओं को क्रम में रखने की योग्यता भी बालक में आ जाती। सर मैं पुनः कहना चाहूँगा, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लिखा, इससे आपका पूरा सीडीपी रिवाइज हो जाएगा। 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए। बाकी मैं आपको और वीडियो भी एक एक टॉपिक का करके बनाया है हमने, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। उसमें फ़नी बातें भी की हैं, कहानी भी सुनाया है, लेकिन अब समय नहीं है कि हम आपको कहानी सुना सकें। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, है ना। चौथी जो अवस्था, इसी में तीसरी अवस्था में नकारात्मकता भी आती है, अर्थात कार्य को विपरीत रूप में करने की क्षमता आ जाती है। साथ ही साथ समरूपता, वस्तु के आयतन, है ना, और द्रव्यमान को बालक समझने लगता है। अतिपूर्तिकरण वाला भी गुण आ जाता है। कार्य एवं कारण में संबंध समझ लेता है। ये में कई बार सर रिपीट हुआ है, कार्य एवं कारण में संबंध बालक कब कर लेता है? ये सर सी-टेट में कई बार रिपीट हुआ। किस में रिपीट हुआ? सी-टेट में ये बात कई बार रिपीट हुई है। किस अवस्था में बालक कार्य एवं कारण में संबंध स्थापित कर लेता है? साथ ही साथ देखेंगे सर चौथी, और आपको पता है चौथी अवस्था को हम कहते हैं क्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से प्रौढ़ तक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? जो कि सर 12 वर्ष से प्रौढ़ तक मानी जाती है। इस अवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, बालक संज्ञानात्मक विकास की, इसको सबसे आखिरी अवस्था मानी जाती है। साथ ही साथ बालक में समस्या
समाधान करने के सक्षम हो जाता है। बालक के चिंतन में लचीलापन और बालक के चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है और बालक निगमन तर्क करने लगता है। और निगमन तर्क करने के साथ साथ बालक सूक्ष्म से स्थूल की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर सोचने की क्षमता बालक में आ जाती है। अब देख लो सर, जीन पियाजे के सिद्धांत की विशेषताएं, क्या विशेषताएं जान लीजिए। सबसे पहले ये पहचान की बात करता है, फिर पहचान के बाद पारस्परिकता बढ़ाता है और पारस्परिकता के बाद आप ये सहसंबंधात्मक परिवर्तन आते हैं, फिर उसके बाद निषेधात्मकता हो जाता है। तो विशेषताओं की इन्होंने 4 बातें बताई। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रमुख समस्याएं भी बताई हैं, उन समस्याओं को हम जान लेते हैं। कौन कौन सी अधिगम की समस्याएं बताई हैं, चलिए देख लेते हैं। पहली जो समस्या इन्होंने बताई है, पियाजे के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के चरणों से होकर गुजरती है कि आप में क्षमता कैसी है, अर्थात विकास क्षमता से उत्पन्न होती है। अनुपयुक्त वातावरण को कैसे हटाया जाए, तो हमने कहा था जब भी विकास होगा, विकास से ही आपकी क्षमता उत्पन्न होती है। आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं और क्या कर पाते हैं। दूसरा जो इसका चरण होगा अधिगम का, इन्होंने अभ्यास बताया और अभ्यास को इन्होंने सक्रिय खोज का आधार माना है। जो अभ्यास है वो सक्रिय खोज का आधार है। उसके बाद इन्होंने कहा अब बालक में अभिप्रेरणा होनी चाहिए, जो कि अभिप्रेरणा आंतरिक संघर्ष को कम करती है। अर्थात जितने आप ज़्यादा अभिप्रेरित होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेगी, आपके संघर्ष को कम करेगी। फिर बालक में अवबोधन, अवबोधन का मतलब ये सक्रिय बुद्धि का आधार है। उसके बाद अंतःकरण या आत्मसातीकरण अर्थात व्यवस्थापन, चीजों में संबंध बिठा लेना तथा स्मरण एवं विस्मरण, सूचनाओं को संजो के रख लेना या सूचनाओं को भूल जाना। इन्होंने अधिगम का एक चक्र भी बताया जीन पियाजे ने, जिसमें अवबोधन, अभिप्रेरणा, अभ्यास, क्षमता, अंतरण या स्मरण की बात की। इस प्रकार जीन पियाजे का ये क्लियर हो गया। आप जो नई थ्योरी लेके चलेंगे, 9वीं थ्योरी, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है। और 9वीं थ्योरी का नाम है हावर्ड गार्डनर। कितनी थ्योरी लेके चल रहे, 9वीं थ्योरी। और 9वीं थ्योरी जो है वो है हावर्ड गार्डनर महोदय। और हावर्ड गार्डनर की बात हमने कई बार सर की है। चलिए स्टार्ट करते चलते हैं। हावर्ड गार्डनर है ना। अब देख लो, एक सिद्धांत यहाँ से जरूर बनता है। अगर वैसे बात की जाए तो देखते हैं हावर्ड गार्डनर महोदय को। अगर इस सिद्धांत की विशेषता की जाए तो ये सिद्धांत पाठ्यक्रमीय निर्माण और निर्देशन को नियोजित करने में क्या करता है, बालकों की मदद करता है। दूसरी बात इसकी है, ये विविधता का समर्थन करता है। ये सीटेट में प्रश्न पूछा है कि कौन सा सिद्धांत विविधता का समर्थन करना है। बात की जाए, इसको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसमें हमने कहा था जो ये सिद्धांत था, इसमें सबसे पहले 7 बुद्धि आई, फिर 8वीं आई, फिर 9, टोटल 9 बुद्धि हुई। तो सबसे पहले बात की जाए, इन्होंने 7 बुद्धि की बात की। 1998 में एक और बुद्धि जुड़ गई और 2000 में एक और बुद्धि। टोटल इस प्रकार इन्होंने 9 बुद्धि बताई और इन्होंने सभी बुद्धि का समान महत्व दिया। ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो इन्होंने 9 बुद्धि बताई। तो कहा है कि ये 9 बुद्धि का अपना अपना एक अलग महत्व है। इन्होंने हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, हावर्ड गार्डनर महोदय ने जी कारक का क्या किया था, विरोध किया था। सर ये बात, प्रमुख बुद्धियां देख लेते हैं, किस बुद्धि में यहाँ से प्रश्न बनता है। पहली जो सर बुद्धि होगी, पहली जो बुद्धि होगी तर्कपूर्ण बुद्धि होगी या गणितीय या वैज्ञानिक या संख्यात्मक योग्यता की बुद्धि होगी। इसमें अगर आपसे कहा जाए जो तर्कपूर्ण बुद्धि है या गणितीय बुद्धि है या वैज्ञानिक बुद्धि है या संख्यात्मक योग्यता है, इसके अंतर्गत सर वैज्ञानिक आएंगे, अर्थशास्त्री आएगा, दार्शनिक आएगा, लेखाकार आएगा और नोबेल पुरस्कार विजेता आ जाएगा। कुछ टीचरों से यहाँ
हाँ, बहस भी हुई कि ये नहीं तो ये, तो मैंने उस दिन भी बोला था मैं पुनः एक वीडियो बना दूंगा। सारी बातें ऑफलाइन नहीं पढ़ाई जा सकती, उतना ही समय होता है, 20 से 25 क्लास में क्या क्या बताया जाए, है ना। चलिए, दूसरी इन्होंने बताई भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि को इन्होंने शाब्दिक बुद्धि या वाक योग्यता भी कहा। क्या कहा? भाषाई बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि या भाषाई योग्यता। क्या क्या कहा? भाषाई बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि या वाक योग्यता। इन्होंने कहा है कि भाषा के प्रति संवेदनशीलता, अनुवादक, जैसे अनुवादक आ जाएगा इसके अंतर्गत, कवि आ जाएगा, पत्रकार आ जाएगा, वकील आ जाएगा, व्याख्याता आ जाएगा इस बुद्धि के अंतर्गत, वकील, व्याख्याता, कवि आदि। तीसरी बुद्धि बताई इन्होंने संगीतात्मक बुद्धि, जिसको कहते हैं म्यूजिकल। इसमें रचयिता आ जाएगा, सारंगी वादक आ जाएगा, गायक काल आ जाएगा और तबला वादक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तबला वादक इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब देख लो सर, नेक्स्ट आपकी स्नातक, चौथी जो है स्थानक या दैसिक बुद्धि। इसमें नौचालक आ जाएगा, शिल्पकार आ जाएगा, मूर्तिकार आ जाएगा, कलाकार आ जाएगा और अंतरिक्ष विज्ञान। स्थानात्मक या जिसको दैसिक बुद्धि भी कहते हैं। जो पांचवी बुद्धि होगी वो शारीरिक या गतिज। शारीरिक जो बुद्धि होगी पांचवी, देख लो, इसमें इन्होंने कहा नर्तक आ जाएगा, धावक आ जाएगा, सर्जन आ जाएगा शारीरिक में, अभिनेता आ जाएगा, जिम्नास्टिक आ जाएगा और पुलिस अधिकारी आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो बुद्धि है सीटेट में सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है अंतर्वैयक्तिक या व्यक्तिगत, इसको कहते हैं इंट्रापर्सन या इंटरपर्सन, अर्थात दूसरे के भावों को जानने वाला या दूसरे के भावों को समझने वाला या संवेदनशील या सहानुभूति रखता है, जिसमें चिकित्सक आ जाएगा, विक्रेता आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक आ जाएगा, परामर्शदाता आ जाएगा, शिक्षक भी आ जाएगा, जैसे मदर टेरेसा और महात्मा गांधी को भी अंतरावैयक्तिक, इसमें आपका अंतरावैयक्तिक बुद्धि में रखा गया है। जो नेक्स्ट बुद्धि है वो है आपकी अंतर्व्यक्तिगत या आत्मगत, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल के अंतर्गत आत्मज्ञान की बात, अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति जैसे साधु, संत और सन्यासी की यहाँ बात की गई है। उसके बाद जो बुद्धि होगी प्राकृतिक बुद्धि, ये खोजी गई थी सन 2000 में, है ना। इसके बाद इसमें अस्तित्ववादी बुद्धि आई थी सर। उसके बाद अस्तित्ववादी बुद्धि में ही आपका कुछ मॉडल भी दिए गए थे। चलिए सर, बुद्धि के मॉडल हम बताएंगे नहीं, बुद्धि के मॉडल यहाँ आते भी नहीं है, ये अलग है। अब देख लो, एक क्वेश्चन सर बनेगा संवेगात्मक बुद्धि से, इससे बनेगा नया टॉपिक रहेगा जो 10वां टॉपिक रहेगा संवेगात्मक बुद्धि। किससे रहेगा सर? यहाँ सिर्फ थोड़ा जानना है। 10वां टॉपिक रहेगा आपका संवेगात्मक बुद्धि से। क्या रहेगा? 10वां जो टॉपिक रहेगा संवेगात्मक बुद्धि। किससे रहेगा? संवेगात्मक बुद्धि। सर संवेगात्मक बुद्धि को ही हमेशा सांवेगिक बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेगात्मक बुद्धि को ही सांवेगिक बुद्धि कहा जाता है। और सांवेगिक बुद्धि शब्द का प्रयोग 1964 में बाल्डोज महोदय ने किया था, 66 में ल्यूनर ने किया, 85 में वाइने पेनी ने किया, 1990 के अंदर पीटर साल्वे ने किया, है ना। और 1995 में गोलमेल की पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में संवेगात्मक शब्द का अर्थ संवेगों का सही ढंग से प्रयोग बताया गया। अर्थात इसको संवेगात्मक बुद्धि में बुद्धि लब्धि IQ से अधिक महत्वपूर्ण मानी है। इन्होंने कहा जो बुद्धि लब्धि होती है उससे अच्छा किसे माना जाता है? बुद्धि लब्धि को। अब देख लो, ये बात यहाँ तक रही। अब देख लो इसमें, चलिए यहाँ से एक ही प्रश्न बनेगा, इतना ही था और कुछ इसमें था नहीं, फिर भी देख लेते हैं। संवेगात्मक, संवेगों, फ्रीमैन थे और डीएल स्काई, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व। एक प्रश्न यहाँ से सीटेट में बना है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व से सीटेट में सर एक प्रश्न बना है। क्या है? एक प्रश्न बना है। गोलमेल ने जो बातें बताई हैं वो रखी हैं। पहला इन्होंने बताया है सेल्फ अवेयरनेस। जब सेल्फ अवेयरनेस होगी, अर्थात हम कह सकते हैं आत्म जागरूक,
आत्म जागरूक से ही, आत्म अवबोधन से ही वास्तविक भावनाओं की जानकारी मिलती है, जिसको एक मॉडल भी दिया गया सर। देखो ऐसे थोड़ा कर ले, क्या रहेगा, एस 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 ई, कहें तो 4 बार एस और ई। एस मतलब सेल्फ अवेयरनेस, क्वेश्चन क्रम में लगाने को आता है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन, सोशल स्किल और एम्पैथी। इन चीज़ों से हमारा क्या बनता है, संवेगात्मक बुद्धि। अर्थात सबसे पहले आत्म जागरूक होते हैं, आत्म अवबोधन करते हैं, अर्थात भावनाओं की जानकारी लेते हैं। उसके बाद आत्म नियंत्रण करते हैं, अर्थात किसी कार्य में विशेष अवरोध के स्थान पर नियंत्रण लाते हैं। साथ ही साथ सेल्फ मोटिवेशन, आत्म अभिप्रेरणा, अर्थात वांछित लक्ष्य की ओर लगातार चलते हैं और सामाजिक कौशल का नेतृत्व करते हैं। साथ ही साथ सहानुभूति के द्वारा भी हम इसको ला सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं। अब देख लो जो सर चलेगा, यहाँ एक इसी से एक क्वेश्चन और पूछा है वो हम ले सकते हैं यहाँ से, बुद्धि क्या है ना। अब जो टॉपिक चलेगा सर, वो टॉपिक चलेगा आपका बुद्धि, और बुद्धि से आपका एक क्वेश्चन हमेशा हमेशा ही बनता है। किससे बनता है, बुद्धि, और बुद्धि से सीटेट में एक क्वेश्चन बना लेता है। किससे बना लेता है, बुद्धि से एक क्वेश्चन बना लेता है।